हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कल मैंने ये पढ़ाया था ना चैप्टर, इसमें मैंने ये पूरा कंप्लीट करा दिया था, लेकिन क्या हुआ कि वीडियो 45 मिनट के बाद अपने आप ही रिकॉर्ड होने बंद हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलती रही और आवाज़ मेरी रिकॉर्डिंग होती ही नहीं। उसके बाद 45 मिनट बाद ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तब मैंने देखा लास्ट में जाके, तो मुझे वही वाली वीडियो अपलोड करनी पड़ी। उसके लिए सॉरी। आज जितना बचा हुआ है उसे हम पहले कंप्लीट करेंगे। मैंने कल बोला था आपको कि उसकी वन लाइनर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करेंगे आज, लेकिन पहले जो हमारा बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या है वो मोटिवेशनल कोड जो लिखा हुआ है? जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। बिल्कुल सही है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो सब बोलते हैं ना, किस्मत में लिखा है, भाग्य में लिखा है, उसे मिटा नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं ना सब। लेकिन मेहनत, हमारे हौसले, हमारी मेहनत, जब हम मेहनत करते हैं ना, तो जो किस्मत में लिखा होता है ना वो भी बदल जाता है। ये सच्चाई है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती किसी की। चाहे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमने जी जान से मेहनत की है ना, तो वो हमेशा हमारे सामने आती है, उसका फल हमेशा मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ एक आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और कहाँ से करते हैं, एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं कि जो कल क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद जो लास्ट में वीडियो अपलोड मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, पहले उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, ये यहाँ पे सेंट्रोसोम हो गया था, केंद्रक हो गया था, गाल्जिकाय हो गया था, ये राइबोसोम बचा हुआ है, साइटोप्लाज्म हो गया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। यहाँ पे बचा हुआ था, मैंने ये सारा डिफाइन कर दिया था कल की वीडियो में, लेकिन क्या हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो फिर ये और ये राइबोसोम ये दोनों बच गए थे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, पहले इन्हीं की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? शक्ति ग्रह बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गाल्जिकाय। गाल्जिकाय क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है, प्रोटीन और ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में बैलेंस बनाने का कार्य करता है। अब टॉपिक डालेंगे क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंतर प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो आज हम इसे डिफाइन करेंगे। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि मान लीजिए ये कोशिका में किस प्रकार का कार्य करता है। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर को मजबूत रखने के लिए, जिससे छत नीचे ना गिरे, उसके लिए हम क्या करते हैं? पिलर लगाते हैं, बीम लगाते हैं अपने घरों में। ठीक है, उसके बाद किस लिए? ताकि मजबूती के लिए, ताकि वो ऐसे पिचके ना। इसीलिए इसी प्रकार ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सेल में किस चीज़ का कार्य करता है? एक पिलर का कार्य करता है। ये हमारी जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं उनको पिचकने से, दबने से उसमें हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी आंतरिक कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे हम कभी ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर उसमें कोई डब्बा है तो उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे हमने फ़ोन मंगाया, फ़ोन के साथ क्या आता है? चार्जर भी आता है। तो वो क्या करते हैं कि फ़ोन को बीच में रखेंगे, उसके बीच में थर्माकोल लगाएंगे या कुछ भी गत्ता वगैरह लगाएंगे, उसके साइड में रखेंगे ये चार्जर। क्यों रखते हो? ताकि ये आपस में मिले ना और रगड़ खा के बेकार ना हो। इसी प्रकार जो ये होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका के अंदर किस चीज़ का कार्य करता है? ताकि सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें होती है ना, जो इस प्रकार से, जो मैंने बताया था इस प्रकार से जो होती है, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, इनके बीच में क्या होता है? जो स्पेस होता है, इस स्पेस को पूरा करने का कार्य क्या कौन करता है? ये करता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। जैसे हमने सारी चीज़ों के खोजकर्ता का नाम लिखा था, तो सबसे पहले लिखेंगे खोजकर्ता का नाम। खोजकर्ता कौन है, पोर्टर। इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। ठीक है, सेकंड क्या है, ये कोशिकाओं में, ये कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या करता है, पिलर का कार्य करता है, बीम का कार्य करता है, उसे मजबूत रखने का कार्य करता है। पिलर या बीम, जानते होंगे ना पिलर और बीम तो क्या होती है। अरे जैसे ये जो बीच में और साइड में खड़े किए जाते हैं ना, मकान की नींव जब रखी जाती है तो चारों कोनों पे पिलर बनाए जाते हैं, बीम बनाई जाती है, जिससे मकान को बनाने, मकान जो मजबूती से टिका रहे। ठीक है, जिस मकान में बीम और पिलर नहीं होती वो बहुत जल्दी से गिर जाता है। ये कोशिका क्या होगा कि कोशिका के अंदर क्या करते हैं, पिलर या बीम का कार्य करते हैं, बीम का कार्य करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, मैं इसे कंप्लीट करने के बाद ये सारा रफ कर दूंगी, फिर वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आंतरिक कंकाल, ये आंतरिक सहायता देने में मदद करता है, जो हमारे ये सेल के अंदर होती है, जो इंटरनल चीज़ें होती है, ये यहाँ पे सारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब के बीच में क्या करता है, सहायता देने का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ER लिख लेते हैं ऐसे शॉर्ट में, ER कोशिका में आंतरिक सहायता का कार्य करता है, आंतरिक सहायता का कार्य करता है। सॉरी, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का कंकाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, ER को कोशिका का कंकाल कहा जाता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। जैसे ये जो ER होता है, ये दो प्रकार का होता है। इसका मान लीजिए, इसकी ये संरचना है, ये संरचना है मान लीजिए, इसमें क्या होगा, इसके दो भाग हो जाएंगे। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रफ या खुरदरा, इसे बोलते हैं खुरदरा ER। और ये जो प्लेन वाला एरिया है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्मूथ ER। ठीक है, अब ये जो स्मूथ ER है, ये किस चीज़ का निर्माण करता है, ये क्या बनाता है शरीर में, और ये जो रफ ER है, ये क्या बनाता है, ये जो टिक टिक करके मैंने बनाए हैं ना, ये वाले, ये सारे होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ये बनाता है राइबोसोम। जो रफ वाला एरिया होता है उसमें होते हैं राइबोसोम, और जो स्मूथ वाला एरिया होता है उसमें क्या होता है, ये बनाता है वसा, फैट, ये फैट का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। ये किस चीज़ का निर्माण करता है, ये राइबोसोम का निर्माण, ये राइबोसोम है ये वाले। और राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, और ये वाला जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाता है वसा। तो आ गया ये समझ में। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता कौन होते हैं, पोर्टर। और ये क्या होता है, कोशिका के अंदर किस चीज़ का कार्य करता है, पिलर का, बीम का कार्य करता है, आंतरिक सहायता करने में मदद करता है। और किसे क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ये जो होते हैं ER, ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ ER।
ठीक है। रफ ER क्या करता है, रफ ER करता है ये राइबोसोम, रफ ER क्या बनाता है हमारे शरीर में, ये बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। और ये जो है स्मूथ ER ये क्या बनाता है, ये बनाता है वसा, वसा मतलब फैट। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर इससे पूरे को रफ करेंगे। अभी इसमें क्या बचा हुआ है, अभी इसमें बचा हुआ है राइबोसोम, अभी राइबोसोम को भी करेंगे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया। अब ये लास्ट वाला ले लेते हैं राइबोसोम, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं राइबोसोम। ये क्या होता है राइबोसोम, मैंने बताया ना। अब ये जो खुरदुरे वाले पार्ट में होता है, क्या पाया ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। सबसे पहले इसके खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज किसने की थी, ये की थी पैलाडे ने, पैलाडे। मैंने बोला था ना कल की इनके सबके नाम बड़े अजीब अजीब है, लेकिन क्या कर, बायोलॉजी में साइंस में यही होता है, सारी चीज़ें क्या होती है याद करने में टफ लगता है इनके नाम। अभी जब हम सिस्टम पढ़ेंगे ना सारे, उसमें हमारी ये ग्लैंड्स के नाम पढ़ेंगे, मसल्स के नाम पढ़ेंगे, तब उसमें बहुत टफ लगता है, लेकिन याद तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं आपको बहुत ईजी वे में याद करवाने की कोशिश करूँगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब आप ये क्या करेंगे, इसे पूरा करते हैं कंप्लीट राइबोसोम को। ये खोजकर्ता हो गए पैलाडे। अभी यहाँ पे क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्थित होता है, मैंने यहाँ पे बताया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये ER के अंदर ही उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये मतलब राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है, नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ फटाफट से। प्रोटीन का निर्माण करता है, हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन बनता है कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसे राइबोसोम को क्या बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अभी इसे रफ करने के बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। अब ये हो जाता है कंप्लीट, एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या है राइबोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक के अंदर ही उपस्थित होता है। ये जो है ये ऐसे कर करके जो बनाया हुआ है मैंने, ये एंडोप्लाज्मिक, ये है राइबोसोम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाता है। और राइबोसोम क्या करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। एक बार पूरे इसका रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से केंद्रक क्या है, ये है केंद्रक। मैंने बताया था कि जो कोशिका के बीचों बीच स्थित होता है और कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग होता है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक का कार्य क्या होता है, पूरी सेल को मैनेज करने का कार्य होता है, सबको बताने का कार्य होता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। राइबोसोम को बोलता है, राइबोसोम का क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबको मैनेज करता है, इसलिए इसे कोशिका का मैनेजर भी बोला जाता है, कोशिका का ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें, यहाँ सारी चीज़ों ये यहीं से पहुँचती है, यहीं से यहाँ तक संदेश जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम तक संदेश जाता है कि किसे क्या करना है। तो सबको मैनेज कौन करता है, ये करता है केंद्रक। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है गाल्जी काई। गाल्जी काई क्या करता है, एक जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काई क्या करता है, ये हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। जहाँ शरीर के किसी भी भाग में ऊर्जा कम हो जाती है या प्रोटीन कम हो जाती है, ये एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख देता है। वहाँ पे जाके जैसे मैंने कल भी बताया था कि जीभ, जब हम बोलते हैं तो जीभ सबसे ज़्यादा वर्क करती है, जब हम पैरों से चलते हैं दौड़ते हैं तो पैर सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम भाग रहे हैं तो खाली हमारे पैर थकेंगे, हमारा शरीर नहीं थकेगा, थकता तो सारा ही शरीर है ना। तो ये क्या करता है, सारे शरीर में जहाँ भी ऊर्जा की कमी होती है वह दूसरी जगह से उठा के वहाँ पर ऊर्जा का परिवहन कर देता है। ये होता है गाल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा बनाना। ऊर्जा कैसे बनाता है, एंजाइम, ये उससे
क्या बोलते हैं, इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इससे एंजाइम से क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, और एक एटीपी में 38 एटीपी से क्या बनते हैं, एक ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज से क्या होता है, उस ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी। ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम क्या कहलाता है, राइसोसोम कहलाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने आसपास की सारी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है अपने साथ साथ, और जो अपने साथ साथ अपना ही नुकसान करे उसे आत्महत्या बोलते ही है। जैसे व्यक्ति क्या करता है, जब आत्महत्या करता है तो किसका नुकसान करता है, अपने शरीर का नुकसान करता है, अपने शरीर को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, ये आत्महत्या की थैली बोला जाता है। और इसका कार्य क्या होता है कि जितनी भी कोशिकाएं मरी हुई, गली हुई, सड़ी हुई होती है, उन सब मरी जाती है जो कोशिकाएं, उन्हें गलाने का, सड़ाने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है, अर्थात सफाई का कार्य करता है। जैसे हमारे घर में गंदगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जला देते हैं, सफाई करते हैं घर की। तो ये भी क्या करता है, कोशिका में जो भी मरी हुई कोशिका होती है सेल के अंदर, ये उन्हें गलाने का, सड़ाने का कार्य करता है। ठीक है, लाइसोसोम। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स होता है, मैंने कल भी बताया था, वैक्यूल्स होता है जिसमें 65% पानी होता है। 65% पानी, 100% में से 65% पानी जो होता है वो वैक्यूल्स में, रसधानी में भरा होता है, कोशिकाओं के अंदर भरा हुआ होता है। तो ये क्या, इसका कार्य क्या होता है, जल का संग्रह करना। जल को संग्रह करना ही वैक्यूल्स का कार्य होता है। कोशिका भित्ति ये बाहरी परत होती है और ये अंदर की परत होती है कोशिका झिल्ली, और ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होती है सेल वॉल। ये क्या करती है, ये हमारे शरीर की कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या बचा, राइबोसोम। राइबोसोम मैंने अभी आपको बता दिया कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। लेकिन न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन में, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, तभी हमें हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है। लेकिन उसमें न्यूरॉन में जो होता है, ब्रेन में जो होता है 90% भाग, 90% भाग होता है न्यूरॉन, और जो 10% भाग होता है वो होता है गैलीलियल सेल का। लेकिन वो जो 10% वाला हिस्सा है उसमें होता है कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम होता है। इसीलिए इसी वजह से वहाँ पे ब्रेन कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब क्या रह गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बता ही दिया कि इसके खोजकर्ता पोर्टर है। इसका कार्य क्या होता है, शरीर में एक पिलर का कार्य करता है, और क्या कार्य करता है, हमारी आंतरिक सहायता करने में मदद करता है सेल की, कोशिका की। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल। ठीक है, मैंने थोड़ा तेज बोल के डिफाइन किया है, लेकिन कोई नहीं, ये सारी चीज़ें क्लास में हो चुकी है, इसीलिए इनका हल्का सा रिवीजन करना था। अब क्या करेंगे, आज करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन। उसमें भी रिवीजन ही हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, और फिर हमें एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे, याद करेंगे, तो वो जल्दी हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे, उसे हम भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को रफ कर देती हूँ। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, हो गया, तो ठीक है, मैं यहाँ से रफ करना शुरू करती हूँ। इसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। और अभी इसे रफ करते करते मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से लाइव बात करना चाहती हूँ, लाइव आना चाहती हूँ, और जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके भी बताइए कि क्लास कैसी लगती है। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी जाके मैं आपसे लाइव बात कर पाऊँगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँगी और आपसे क्वेश्चंस भी पूछ पाऊँगी। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक स्टूडेंट्स अगर एक स्टूडेंट्स को भी भेजता है तभी भी वीडियो बहुत जल्दी शेयर हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास लगाने के लिए भी अलग अलग टीचर को अवेलेबल करेंगे, और फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे,
ये मैं, आप ये सोचेंगे कि प्रचार के लिए बोल रही है, ये मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से लाइव आके बात करनी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अभी क्या होता है कि मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, लेकिन जब लाइव आएंगे तब आप कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, फिर चलो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, सॉरी कुछ वर्ड फिसल जाते हैं, मुझसे नहीं बोला जाता, इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैडम से बोला नहीं जा रहा या बोलना नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। और हाँ, कमेंट करके क्वेश्चन के जवाब दिया करो, ठीक है। मूलभूत एवं, आज से अगली क्लास से क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी अगली क्लास के लिए। जैसे मैंने कल पढ़ाना है आपको कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कि ब्लड, ये क्या है, हार्ट पढ़ाना है, तो मैं पहले ही क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अगर सही है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्लास में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्लास उसमें कमेंट्स करके क्वेश्चन के आंसर देना, ठीक है। जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक एवं, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। किसे कहते हैं मैंने आपको बता ही दिया है, 1000 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। कोशिका, सेल, सेकंड क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है ना। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोशिका के जनक किसे माना जाता है, कोशिका के जनक, मैं इतना ही लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 30+ क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आपको सुनता रहेगा, आप नोट डाउन करते रहेंगे। कोशिका के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कब की थी इन्होंने कोशिका की खोज, 1665 में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज ये की थी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, स्वान और स्लाइडेन ने, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या लिखेंगे? केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका में जो केंद्रक है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का मैनेजर? कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका सबसे पहली बार कहाँ देखी थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका सबसे पहली बार सबसे पहले कहाँ देखी? कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है पेड़ों की छाल। पेड़ की छाल को बोलते हैं कॉर्क। जानते हो ना छाल क्या होता है? जो पेड़ के ऊपर जो जहाँ से पेड़ शुरू होता है वहाँ पे ये ब्राउन से कलर की होती है, उसे उतारो, वो उतर जाती है, ऊपर की जो पपड़ी सी होती है उसे बोलते हैं छाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जीवित कोशिका की खोज में जो ल्यूवेनहॉक ने की थी वो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे देखी थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका सबसे पहले कहाँ पे देखी थी? जीवित कोशिका, ये सबसे पहले लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले कहाँ पे देखी थी? वो देखी थी तालाब के पानी में। तालाब के पानी में और दांतों के ऊपर चढ़ी लेयर में, दांतों की परत में। उसे क्या बोलते हैं? जो दांतों के ऊपर परत चढ़ी हुई होती है उसे बोलते हैं प्लेग। और वो क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम लिखिए। रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? माइक्रोहिस्टोरिया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना। उसके बाद लिखेंगे नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? सॉरी, किससे मिलकर बना है? आप नोट डाउन कीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। ठीक है, सॉरी। ये जो है जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? कल मैंने बताया था आपको कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। केंद्रक द्रव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये जीव द्रव्य होता है
दिखाई दे रहा होगा ना नीचे। जीव द्रव्य क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। फिर आ गया ये नाम, डुजार्डिन, ठीक है। और ये जो शब्द है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये जो शब्द है ये किसने दिया था? पुरकिंजे ने। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। नोट डाउन कीजिए आप इसे, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं, कितने हो गए? 11, 12th क्वेश्चन लिखते हैं कि कोशिका झिल्ली है जो वो किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज, ठीक है। और जो कोशिका, ये क्या है? झिल्ली। और जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन से। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल और कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन से, काइटिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल की कोशिका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये एक तरह से रिवीजन ही मान लीजिए, या आपको पता चलना चाहिए कि वन लाइनर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। किससे बनी होती है? ये भी सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि जो जंतु कोशिका होती है उसका बाह्य आवरण क्या कहलाता है? जंतु कोशिका जो एनिमल सेल्स होती है उसका बाह्य आवरण क्या कहलाता है? जंतु कोशिका का बाह्य आवरण मतलब बाहर की चारदीवारी का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये जो जंतु कोशिका होती है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहीं पे लिख देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती है, जो प्लांट सेल्स होती है, पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? डॉट डॉट कर देती हूँ, ये कहलाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देख सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? यही वाला कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की
रचना को किससे देख सकते हैं? रचना को किससे देखा जाता है? किससे देखा जाता है? मैंने बताया था ना कि ये इतनी छोटी होती है, इन्हें हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सॉरी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या उपस्थित होता है? सेल्स में कल भी बताया था मैंने आपको, क्या उपस्थित होता है? वो होता है राइबोसोम, राइबोसोम। नोट डाउन कीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मैं रफ कर देती हूँ इसे। ठीक है, अब इधर से करना शुरू कर देती हूँ। तब तक आप नोट डाउन करते रहिए ये सारी इधर से, ठीक है। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक आप ये इधर वाली नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। हो गया ये। अभी शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता ही है रफ करने में, साफ करने में। तो ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अभी मैं तब तक साफ करते करते रिवीजन करा देती हूँ। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनती है? वो बनती है काइटिन से। कोशिका भित्ति को क्या बोला जाता है? सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कितने हो गए? 18, 19। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? कोशिका का शक्ति गृह। शॉर्ट में लिख देती हूँ, शक्ति गृह किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एम से कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि जो क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है? जो मैंने आपको बताया था कल, क्रेब्स रिसाइकल कहाँ पे होता है? ऊर्जा का जो संग्रहित करने का कार्य है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्रेब्स
चक्र कहाँ पे चलता है, कहाँ पर चलता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। ठीक है, श्वसन का कार्य कहाँ पे होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है। ठीक है, कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है, मैंने कल बताया था। जो अपनी ही चीज़ों को नष्ट कर देता है उसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। कोशिका को घुला देने और नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है, नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है, लाइसोसोम में। ठीक है, लाइसोसोम को और क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। ये याद रखेंगे, इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ये होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, ER लिख देती हूँ शॉर्ट में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज थी वो किसने की थी, के खोजकर्ता, अभी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, खोजकर्ता कौन है सॉरी, पोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, गाल्जी काय की खोज किसने की थी, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय के खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गैल्जी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था, कैमिलो गाल्जी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया था, गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, जो लाइसोसोम है उसका निर्माण सेल में कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है राइबोसोम के, पैलाडे। कब की थी, 1955 में, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 28, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, इन सारी चीज़ों को आप एक बार रिवीजन कर लोगे ना, भूल नहीं पाओगे फिर। ठीक है, अभी फटाफट से नोट डाउन करते रहो। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम के खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता आज गले में कुछ खराश हो रखी, बेंडेन ने की थी, बेंडेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सेंट्रोसोम की मुख्य भूमिका क्या होती है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कल। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 30, कोशिका का ब्रेन मैंने आपको बता ही दिया। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है,
कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? जो परिवहन का कार्य करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। किसे कहा जाता है? फिर मैंने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, परिवहन का कार्य कौन करता है? ऊर्जा और प्रोटीन को एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे पहुंचाने का। गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, तब तक मैं इधर का रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आपने सेल टॉपिक पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो नोट डाउन करते रहेंगे फटाफट से सारे क्वेश्चंस को, और जब अगली क्लास में आते हैं तो पिछली वाली क्लास का रिवीजन करके आइए। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट लिखेंगे, केंद्रक की खोज किसने की थी? मैंने ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया था कि केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट 31 लिखेंगे, केंद्रक की खोजकर्ता कौन है? केंद्रक के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है? होम फिस्टर। नेक्स्ट 31 32 अब 33 पे आ गए। आनुवंशिकी का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्र को कहा जाता है। और ये जो क्रोमोसोम शब्द था ये किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था, वाल्डेयर। ठीक है, 33 क्वेश्चन, जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें आनुवंशिकी का वाहक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आता है लिखा कि आनुवंशिकी का वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता के गुणों को पहुंचाना। ये क्या करता है? कौन करता है इस कार्य को? ये करता है क्रोमोसोम। आनुवंशिकता का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जो डीएनए का सक्रिय पार्ट होता है, क्रिया करने वाला पार्ट होता है, डीएनए के क्रियात्मक भाग को क्या कहते हैं? खंड को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको जीन के बारे में। डीएनए के ये होता है केंद्रक, ये होती है कोशिका के अंदर होता है केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए पर क्या होता है? जो धागे, ये जो बिंदु बिंदु करके संरचना बनी होती है वो क्या होती है? डीएनए पर ये ऐसे करके ये डीएनए होता है, इस पर ये बिंदु करके जो संरचना बनी हुई है वो होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन। ठीक है, तो ये डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। 35 क्वेश्चन, किसके पास खुद का डीएनए होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 35। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है उसके पास खुद का, और राइबोसोम
किसके पास होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? सूत्रकणिका। ठीक है, ये 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो लिखा दिए हैं। जो आगे कुछ और क्वेश्चंस आते रहेंगे उन्हें बीच बीच में बता दिया करेंगे। और क्या करना है, अब ये सेल वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें कितनी क्लासेज हो गई? शायद ये आज 6 नंबर की क्लास है। इसमें अब आपको क्या करना है, पूरी सेल को डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको पढ़ना है। अगर आप 15 दिन तक किसी भी चीज़ को, 21 दिन तक किसी भी चीज़ को रिवीजन में लाते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो आप उसे कभी भी पूरी ज़िंदगी लाइफ में भूल नहीं सकते। 21 दिन तक आपको उसका डेली रिवीजन करना है। जब आपने सारी सेल कंप्लीट कर ली, सारी चीज़ों को पढ़ लिया एक एक करके, मैंने एक एक चीज़ को अलग अलग डिफाइन करके आपको बता दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो सोर्स क्वेश्चन है इनको लगाएंगे, इनको याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह आपका सेल वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर लेके आएंगे जिस थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर थ्योरी के बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।